अच्छा, ये वाली वीडियो ना पीएमएस के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका पेपर जो है ना वो 24 अगस्त को है। अब इन बच्चों का सेशन तो नहीं बन सकता, लेकिन आप लोगों को जो है ना वो मैं वीडियो सीरीज़ के थ्रू गाइड कर देती हूँ कि आप लोगों ने कैसे तैयारी करनी है। और ये कोई इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। आप लोगों के पास 10 डेज़ का प्लान है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स को तैयार करना है और कैसे कैसे तैयारी करनी है। तो उसके लिए ना मैं आपको पहले भी बताया था, जो इंग्लिश ऐसे होता है उसको ना देखा जाता है कि उसके लिए आपके पास टाइम कितना है और आपके मार्क्स कितने हैं। तब क्योंकि ये पीएमएस मिनिस्टीरियल जो है इसके लिए आप लोगों के पास टाइम जो है ना उसने 1 आवर का टाइम दिया है, और जो मार्क्स हैं उसने वो आप लोगों को 25 दिए हैं। अब ये जो 25 और ये 1 आवर है ना, अगर आप लोग इसकी लेंथ को देखो तो ये अप्रोक्सीमेटली जो आप लोगों की लेंथ निकलती है वो 1000 नंबर ऑफ़ वर्ड्स के साथ निकलती है। और उसके लिए फिर आप लोगों ने एक कम्प्रीहेंसिव ऐसे लिखना होता है। अब जो इसकी आउटलाइन बनेगी, जो स्ट्रक्चर बनेगा, इंग्लिश ऐसे का स्ट्रक्चर आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। उर्दू ऐसे का तो अगर आपको 100 मार्क्स का भी पेपर आ जाए तो उसका स्ट्रक्चर नहीं होता, इंग्लिश ऐसे का स्ट्रक्चर होता है। तब ये जो आप लोगों के पास 10 डेज़ का प्लान है, तो इन 10 डेज़ को आपने यूटिलाइज़ कैसे करना है, पहले आप लोग एक दिन लगा के स्ट्रक्चर सीखेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो में कमेंट्स वगैरह करेंगे ना कि मैडम हमें पूरा स्ट्रक्चर भी समझा दें, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बड़ी डिटेल से स्ट्रक्चर जो है ना वो समझा दूँगी। आप लोगों को कहीं पर भी स्ट्रक्चर के लिए सेशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। स्ट्रक्चर एक ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों ने ना सबसे पहले थीसिस बनानी है। थीसिस में बेसिकली आप लोग ना अपना ऑब्जेक्टिव बताते हैं ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपकी अप्रोच क्या है। तो आप पहले एक थीसिस लिखो, 1 लाइनर थीसिस बना लो आप लोग। वो जो है ना वो 3 सेंटेंसेस वाली या जो है ना वो 3 पार्ट्स वाली जो है वो थीसिस ना बनाओ, 1 लाइनर थीसिस बना लो। उसके बाद आप लोगों ने आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन को जो है ना वो आप लोग डिवाइड करो कि ये जो आपकी थीसिस होती है, पहले उस थीसिस को एक्सप्लेन किया जाएगा आउटलाइन में, फिर एक उसकी एंटी साइड जो है वो एक्सप्लेन की जाएगी। एंटी साइड के लिए ना मैं जो है वो हैगल का प्रिंसिपल फॉलो करते हुए एक स्ट्रक्चर बनवाती हूँ। अगर दोबारा आप लोग मुझे बोलोगे ना तो मैं आपको ये कहाँ कहाँ पर थीसिस, एंटी थीसिस और फिर उसके बाद सिंथेसिस होती है, तो ये कहाँ पर फॉलो करना है ना वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन ये है कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि टॉपिक में ना अगर कोई उसने डिफाइंड टॉपिक पूछा होगा, डिफाइंड टॉपिक का मतलब ये होता है कि अगर उसने आपसे पूछा हो टेक्नोलॉजी इज़ ए ब्लेसिंग, तो कोशिश करो कि इसको इस स्टांस के साथ लेकर चलो। आपको इसको जो है ना लोग इसको आर्ग्यूमेंटेटिव में ले जाते हैं, इसको आर्ग्यू करना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम पर बैठ के काउंटर आर्ग्यूमेंट सोचने में टाइम लगता है। आप लोग कोशिश करो कि जो उसने टॉपिक आप लोगों को डिफाइंड टॉपिक दिया हो आप उसको वैसे ही लेकर चलो, ठीक है। हाँ, बाद में जाके इसकी एंटी और सिंथेसिस बना लो एक एक आउटलाइन में। अगर आप लोगों को उसने टॉपिक जो है ना खुद स्टांस वाला पूछ लिया हो, इस टेक्नोलॉजी ए ब्लेसिंग, ठीक है, टाइप के लिहाज से मैं बता रही हूँ, इसमें शुरू में ही आप लोगों ने स्टांस ले लेना होता है येस और नो का। शुरू में ही येस और नो का स्टांस जो होता है ना, इसको ऑफ कोर्स करके नहीं लिखना या इसको इस किस्म के कनेक्टर्स के साथ नहीं लगाना। उस दिन एक स्टूडेंट ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया और बड़ा उसने जो है ना वो टॉन्ट मारने की कोशिश की हुई थी कि ऑफ कोर्स एंड येस में क्या फ़र्क है, दोनों ही सेम है, आप किस तरह से कह रही हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो येस होता है ना ये एक पूरी डोमेन को शो कर रहा होता है। येस का मतलब ये होता है कि आपने एक फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग को यूज़ किया है और आप लोगों को एकेडमिक राइटिंग लिखने का पता है। तो कहीं पर भी जब ऐसे का स्टांस लिया जाता है ना, वो पहले येस और नो में लिया जाता है, उसके बाद आप अपनी एक्सप्लेनेशन में जिस तरह के मर्जी कनेक्टर्स वगैरह को यूज़ किया करें, आपकी आर्टिकुलेशन भी मैटर करती है। फिर उसके बाद 3rd नंबर पर एक टाइप आ जाती है, वो आपसे पूछेगा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बाद वो कॉलन लगा के ब्लेसिंग और कट्स करेगा, और ये पीपीएससी का बड़ा फेवरेट टाइप है। वो इस किस्म की टाइप के जो है ना वो सवाल पूछ लेता है। इसका बेस्ट मेथड ये होता है कि पहले ये दोनों साइड्स को एक्सप्लेन किया जाए और उसके बाद एक साइड जो है ना वो आप ले लो, जो भी आपने साइड लेनी है, और उसको जस्टिफाई किया जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, शुरू में ही स्टांस ले लेते हैं, गलत वो भी नहीं होता। आप लोग शुरू में भी स्टांस ले सकते हैं, लेकिन बाद में दूसरी साइड को भी बताना होता है। लेकिन इसको डिस्क्रिप्टिव स्टाइल के साथ नहीं, डिस्क्राइब नहीं कर देना, इसमें ना प्रॉपर वे में आप लोगों ने स्टांस लेना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक टॉपिक आप लोगों को आ जाता है, जैसे अभी अभी तहसीलदार का पेपर मैं देख रही थी तो उसमें भी इस टाइप को यूज़ किया गया था। जैसे उसने पूछा हुआ था ग्लोबलाइजेशन
अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। ठीक है, अब एंड आ गया है इसका। अगर आप पहले अपॉर्चुनिटीज़ लिखें फिर चैलेंजेस लिखें तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। अगर इसको आप साइमल्टेनियसली अटेम्प्ट कर लो तो ये ज़्यादा बेहतर है। अलहदा अलहदा भी किया जा सकता है। यह 50-50 अप्रोच वाला टॉपिक होता है कि इसको आपने सिंपल जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस बता देने होते हैं। इसमें ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना ये फॉलो नहीं हो रहा होता। फिर लास्ट पर एक जो है ना वो आप लोगों की एक्सपोज करने वाली टाइप्स आ जाती हैं, जैसे जेंडर इक्वालिटी इज़ ए मिथ वाला टॉपिक आ जाता है। तो फिर आपने अगर इसको मिथ के साथ लेकर चलना है तो प्रॉपर आपने फैक्चुअल डेटा प्रोवाइड करना है। तो ये टाइप्स मैंने एक ओवरव्यू तो दे दिया है, जितना वीडियो का टाइम है जितना आप लोग आसानी से सुन सकते हैं। आउटलाइन का फिर एक ये है कि आप ये थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस कर लो। एक मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप लोगों को बता देती हूँ कि किसी भी टॉपिक को कम्प्रीहेंसिव बनाने के लिए बेहतर ये होता है सबसे पहले ना उस टॉपिक के ऊपर जो भी आप लोगों का स्टांस है उसको ओपन किया जाए। क्योंकि जो ऐसे राइटिंग होती है ना उसमें कोई एक स्टांस लेकर और उस स्टांस के ऊपर आप लोगों की अपनी ओपिनियन होती है। ऐसे के हर आर्ग्यूमेंट में आपकी ओपिनियन जो है ना वो आपने बतानी होती है। तो ये क्या है, ये आप लोगों की ओपिनियन होगी। अच्छा, फिर जो है ना वो आपने स्टांस ले लिया, उसको आपने ओपन किया। फिर एक आउटलाइन में ना थोड़ा सा बस एक ही, क्योंकि आप लोगों की 1000 की लेंथ है, एक आउटलाइन में वो जो आप लोग लिटरेचर बैकग्राउंड देते हैं ना जस्ट एक आर्ग्यूमेंट के साथ आप लोगों ने एक जो है ना वो पास्ट पर्सपेक्टिव बता देना है कि पास्ट में कौन सी ऐसी रीज़न ने इस टॉपिक को बनाया था। अगर डिटेल में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की आपने हेडिंग नहीं देनी क्योंकि वो नंबर ऑफ़ आइडियाज़ रिक्वायर करेगी। आप एक पैराग्राफ में नंबर ऑफ़ आइडियाज़ लिख देंगे और उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बस एक ही आपका आउटलाइन इनफ है। फिर एक फ्यूचर जब आप लोग बता देते हैं ना तो एक आपका टॉपिक कम्प्रीहेंसिव वे में ऑल टेंसेस में कवर हो जाता है। यहाँ पर टेंसेस का मतलब जो है ना वो ज़माना है, यहाँ पर वो ग्रामर वाले टेंसेस नहीं है। तो आपने ना एक उसको पिक्चर दिखा दी कि ये टॉपिक अभी ऐसा है, पास्ट में इस रीज़न की वजह से ये टॉपिक ऐसा था, फ्यूचर में ये वाली रीज़न इसको एग्जाजरबेट करेगी। तो ये क्या हो गया, ये एक जो है ना आपका कवर हो गया। इसके बाद ना आप ओवरऑल टॉपिक के क्या इम्पैक्ट है, ओवरऑल टॉपिक है क्या, उसके अगर कॉन्सिक्वेंसेस लिखने हैं वो लिखें, लेकिन टॉपिक के लिहाज से। जैसे अगर आपसे टॉपिक है ना इस पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, तो देखो इसमें जो इफ़ेक्ट्स आएंगे ना, इसमें आपने इफ़ेक्ट्स का मतलब ये नहीं होता कि हर टॉपिक को आप कॉज इफ़ेक्ट सोल्यूशन बना दो। इस टॉपिक में बच्चे जो है ना वो ब्लेसिंग्स ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन लिखना शुरू हो जाते हैं। आपने ब्लेसिंग्स ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नहीं लिखनी, आप लोगों ने यहाँ पर बताना है कि कौन से ऐसे हमारे पास पोटेंशियल है जो अभी मौजूदा दौर में जो है ना वो डिजिटल रेवोल्यूशन कर रही है और जो इसको फर्दर फ्यूचर में हमारे रेडीनेस की तरफ लेकर जाएंगे। जैसे हमारा पूरा ई कॉमर्स सेक्टर है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, हमारा जो है ना वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपने डेटा को ऑनलाइन कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे स्टार्टअप्स हैं, फंडिंग्स हैं, सो मैनी आर्ग्यूमेंट्स पोटेंशियल वाले इफ़ेक्ट्स में आपने लिखने हैं। फिर कोई एक अगर केस स्टडी दे दी जाए ना कि आपने प्रॉब्लम को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए कि इस प्रॉब्लम को किसी कंट्री ने अगर पहले फेस किया हो या सोल्व किया हो, या पाकिस्तान की कोई आपके पास एग्जांपल है तो वो लिख दें। और एक जो है ना वो आप लोग सही वाला, फिर वो पाकिस्तान को रेफ़र करें और फिर आप जो है ना वो एक सोल्यूशन दें। सोल्यूशन देने का